फ्रेश टॉपिक पढ़ रहे हैं। हेडिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं तो क्या मैं शॉर्टकट में एओए बोल सकती हूं? बोल सकती हूं। चलो हम यहां पर आर्टिकल को, बातें नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। हम यहां पर आर्टिकल को ऑल्टर करने की बात करें। क्या ऑल्टर का मतलब जान सकती हूं मैं? क्या कर रहे? बदल रहे, चेंज करे। मैं आईटेक्स कंपनी अपना आर्टिकल पूरा का पूरा बना चुकी हूँ, इनकॉर्पोरेट हो चुका है मेरी कंपनी का। अब मैं अपने आर्टिकल को चेंज करना चाहती हूँ, बदलना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हारे आंसर में चेंज वर्ड देखा तो मैंने मारा तुम लोगों को। क्यों? क्योंकि मुझे क्या टर्म चाहिए? ऑल्टरेशन। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए चीजों को सिंप्लीफाई जरूर करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिंपल टर्म यूज करना है, हमें जनरल टर्म यूज करना है। हमें चीजों को एज इट इज स्पेसिफिक टर्म में ही यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ऑल्टरेशन ऑफ दी आर्टिकल की बात हो रही है। चलिए, क्या कंपनी ऑल्टरेशन कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। व्हाट डू मीन बाय एसआर? कितने? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब मैं आईटेक्स का आर्टिकल चेंज करना चाहती हूँ, तो आज मैंने ये मीटिंग रखी और इस मीटिंग में मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये वाला जो प्रोविजन मैं बदलना चाहती हूँ, क्या बदल सकती हूँ? तो तुम लोग वोट करोगे। अगर 51% लोगों ने वोट किया और बोला कि हाँ आप बदल सकते हो, तो क्या मैं बदल सकती हूँ? 51% लोगों ने वोट किया, क्या मैं बदल सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ क्या बोलता है? 75% अगर वोटिंग आएगी तो बदलेंगे, अदरवाइज बदलेंगे नहीं। चलिए, तो रीड करेंगे। कंपनी में ऑल्टर इट्स आर्टिकल। में क्यों लिखा है? में ऑप्शन, आप चाहो तो बदल सकते हो। ठीक है, कंपनी में ऑल्टर आर्टिकल फॉलोइंग मैनर। नीचे उन्होंने बोला कि भैया आप चाहो तो क्या कर सकते हो? अडॉप्ट कर सकते हो। क्या अडॉप्ट कर सकते हो? न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। आप टोटली अपने आर्टिकल को बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर सेकंड टर्म क्या लिखा है? एडिशन, या फिर क्या लिखा है? इंसर्ट। क्या? न्यू क्लॉज। कुछ एक आध हम नया क्लॉज डाल रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम अपना आर्टिकल बदल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कैसे बदल रहे हैं? पूरा का पूरा आर्टिकल बदल दिया। आज हमने जो यहाँ पे 50 बातें लिखी थी, ये 50 बातों को हम नहीं मानेंगे, हम दूसरा 50 बात बना रहे हैं। या फिर इन 50 में से मैं एक चीज और ऐड करूं तो 51 पॉइंट्स हो जाएंगे। या फिर मैं डिलीट कर रही हूं, दो बातें हटा रही हूं तो 48 क्लॉज होंगे। तो ये तुम्हें तरीके बता रहे कि भैया कैसे कैसे ऑल्टर होता है। तो ऑल्टर करने के तरीके क्या है? पूरा का पूरा आर्टिकल बदलना, या तो कुछ ऐड करना, या तो कुछ डिलीट करना। नेक्स्ट क्या लिखा है? कुछ छोटा मोटा अमेंडमेंट हो सकता है। मतलब कोई पॉइंट नंबर समझ लो 45 है, उस 45 में हम बोलेंगे कि यहाँ पे पहले एक बात लिखी थी, इसी के साथ एंड हम कुछ और बातें लिख रहे हैं, तो कुछ छोटा मोटा अमेंड कर रहे हैं कुछ एक क्लॉज में ही। नेक्स्ट ई पॉइंट क्या बोलता है? स्पेसिफिक क्लॉज को क्या कर रहे हो आप? सब्सिट्यूशन। मतलब उसका एक ऑल्टरनेट तरीका, एक दूसरा तरीका कि भैया हमने बोला था ये काम हम ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ये तरीके से नहीं दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे टोटल लिखा है कि कंपनी अपने आर्टिकल को इन तरीकों से ऑल्टर कर सकती है। इन तरीकों से टोटल तरीके कितने हैं? टोटल तरीके कितने हैं? 5। अगर मैंने आपसे पूछा कि भाई अगर आर्टिकल को बदलने हैं तो कितने मैनर से, कितने मैनर से, तो टोटल 5 मैनर से। पहला क्या है? पहला एडॉप्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, टोटली हम एक नया आर्टिकल ले लेंगे। दूसरा कुछ ऐड कर देंगे। थर्ड कुछ डिलीट कर देंगे। फोर्थ ऑलरेडी जो क्लॉज है उसमें अमेंड कर देंगे या फिर उसका सब्स्टिट्यूशन ले आएंगे। तो ये सारे टर्म्स मुझे स्पेसिफिक चाहिए। ठीक है, चले। अगर मैं यहां पे आपको ये बताऊं, सेक्शन नंबर 4 क्या है? बताओ जरा, सेक्शन नंबर 4 क्या है? सेक्शन नंबर 4 आपको बताता है मेमोरेंडम क्या है, और सेक्शन नंबर 5 आपको क्या बताता है? आर्टिकल क्या है। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि भैया मेमोरेंडम क्या है, लेकिन इसका ऑल्टरेशन कहाँ मिलेगा आपको? 13 में। आर्टिकल का ऑल्टरेशन कहाँ मिलेगा? 14 में। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने आर्टिकल को ऑल्टर करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन नंबर है, सेक्शन नंबर है हमारा 14। आइए रीड करेंगे एक एक लैंग्वेज। सेक्शन 14 कैसे रीड करते हैं जरा बताओ? सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऐसे रीड करते हैं। सेक्शन 14 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि भैया आपको पहली फुर्सत में क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, तब जाके आप अपना आर्टिकल ऑल्टर कर सकते हो, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जन। आप ऐसा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आप अपनी प्राइवेट कंपनी को किस में कन्वर्ट करो? पब्लिक। या फिर आप अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे बताओ ये क्या होती है प्राइवेट कंपनी, क्या होती है प्राइवेट कंपनी, बताओ जरा। इसमें 3 बातें थी। कितनी बातें थी? 3 बातें। रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन और प्रोहिबिशन।
क्या है रिस्ट्रिक्शन, मुझे जरा बताओगे भूमिका? रिस्ट्रिक्शन शेयर ट्रांसफर करने को लेकर होता है। वेरी गुड। हम पहले अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से क्या करेंगे, पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि भैया आपको शेयर खरीदना है, क्या खरीदना है, तो वेरी गुड, नहीं खरीदना है तो फिर हम बाहर बेचेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन, पहला क्या है रिस्ट्रिक्शन, दूसरा क्या है लिमिटेशन। लीशा बताओ क्या है लिमिटेशन, प्राइवेट कंपनी की लिमिटेशन क्या है? गौरी वेरी गुड, 200 से ज्यादा आप मेंबर्स नहीं रह सकते। इशिका क्या था प्रोहिबिशन? क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो क्या हम जनता को इनविटेशन दे सकते हैं? क्या नहीं। तो प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या है? ये 3 रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी की पहचान क्या है? ये 3 रिस्ट्रिक्शन। कैसे पता चलेगा कोई कंपनी प्राइवेट है क्या पब्लिक? अगर आर्टिकल में, नाम से तो पता चलेगा, और इसके अलावा क्या करना है? आईटीएस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, आईटीएस कंपनी क्या है? एक प्राइवेट कंपनी। हमारे आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी होंगी, हमारे आर्टिकल में ये 3 बातें लिखी होंगी। अगर मैं कह रही हूं कि भाई मैं एक प्राइवेट कंपनी और मैं पब्लिक कंपनी बनने जा रही हूं, मैं क्या बनने जा रही हूं? एक पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है? मैं 3 रिस्ट्रिक्शन अपने आर्टिकल से हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं पब्लिक कंपनी हूं और मैं अब क्या बनने जा रही हूँ? प्राइवेट, तो अब मुझे क्या करना है? ये 3 रिस्ट्रिक्शन अपने आर्टिकल में डालना है। बात समझ में आ रही है? आओ रीड करेंगे। प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट जा रहे हो, ठीक है। साफ इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी के टाइम पर आपको ऑल्टर करना पड़ेगा वो रिस्ट्रिक्शन, वो लिमिटेशन और वो प्रोहिबिशन जो गिवन रहता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आई? तो प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मैं प्राइवेट से पब्लिक हो रही हूँ तो आर्टिकल में क्या करूंगी? प्राइवेट हूं मैं आईटेक कंपनी और मैं पब्लिक हो रही हूँ, मैं आर्टिकल में क्या करूंगी बताओ? डिलीट करूंगी इन 3 पॉइंट्स को, लिखा होगा। अगर मैं पब्लिक से प्राइवेट जा रही हूं तो लिखना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकती हूं सी वाला पॉइंट डिलीट कब करना पड़ेगा बताओ जरा? जब मैं पब्लिक, प्राइवेट से पब्लिक। कब मैं बोलूंगी एडिशन और इंसर्ट करना पड़ेगा? क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल बदल तो रहा है ना। तो आर्टिकल कब कब बदलता है हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है, कंटिन्यू। साफ इन्होंने बोला कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट्स अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझना इस बात को, क्या बोल रहा है? पब्लिक कंपनी से आप कहां जा रहे हो? प्राइवेट। थोड़ा मुद्दे वाली बात समझो। प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन रही है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? भाई मैं एक छोटी कंपनी थी, मैं एक पार्टनरशिप फर्म, मुझे ग्रो करना है तो मैंने प्राइवेट कंपनी बनाई। मुझे और ग्रो करना है, मैंने पब्लिक कंपनी, मुझे और ज्यादा ग्रो करना है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी बना दी। बना सकती हूँ ना? अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन रही है तो प्रमोशन हो रहा है कि डिमोशन हो रहा है? डिमोशन हो रहा है। तो पब्लिक कंपनी कह रही है भैया मैं पब्लिक कंपनी हूं, मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट, सारी ट्रांसपेरेंसी रखता था, सारे डिस्क्लोजर देता था, अब मैं पब्लिक कंपनी नहीं रहूंगा, अब मैं क्या बन जाऊंगा? प्राइवेट कंपनी। अब जब मैं प्राइवेट कंपनी बन जाऊंगा तो डिमोशन हो रहा है कि प्रमोशन? डिमोशन हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ बड़ी बात है, दाल में कुछ काला तो नहीं है, सीजी से पूछना पड़ेगा। मतलब जब प्राइवेट, जब छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बनने जा रही है तो सीजी से पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी बनने जा रही है तो पूछने की जरूरत है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि पता तो लगाना पड़ेगा। आप अभी तक 10 डॉक्यूमेंट शो करते थे और आप प्राइवेट बनने जा रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट कम शो करना पड़ेगा ना। देखो बायबैक इज टोटली डिफरेंट थिंग। क्या होता है थोड़ा सा समझो। बायबैक मतलब क्या होता है कि मार्केट में तुम लोग के पास शेयर्स है, मैं बायबैक करूँ, इन 3 लोगों से मैंने अपना शेयर्स ले लिया, हूं तो मैं पब्लिक की, कोई दिक्कत थोड़ी है। मतलब मेरे पास पैसा पड़ा है। देखो तुमसे मैंने पैसा कब लिया था? मैं अगर तुम्हें शेयर्स देती हूँ, अगर मैं तुम सबको शेयर्स देती हूँ, मुझे पैसे की जरूरत थी, आज मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा रखा हुआ है। अगर पैसा रखा है तो मैं क्या कह रही हूँ कि भैया अपने शेयर्स वापस मुझे दे दो, मुझे मेरे शेयर वापस दे दो और अपना पैसा लेकर जाओ, और ये भी ऑप्शन है। लेकिन मैं पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट नहीं हो रही, पैसा रखा है तो मैं दे दूँ, तो इसलिए टोटली बायबैक डिफरेंट हो जाता है। समझ में आया? तो अभी ये समझ में आया, प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो तो पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पब्लिक से क्या हो रहे हो? प्राइवेट, तो सीजी एक बार देखेगा जरूर। ठीक, चलो। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आया। हम पढ़ रहे सेक्शन, कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्शन 14 सब सेक्शन 1। सेक्शन 14 का सब सेक्शन 1 बोलता है आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो प्लीज अपने आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन डाल देना। अगर प्राइवेट हो तो हटा देना, अगर पब्लिक हो रहे हो तो। लेकिन हाँ, अगर आप छोटी कंपनी से बड़ा रूप
से छोटे रूप में जाने वाले हैं, तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे जब तक आप क्या ना कर लो, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ना ले लो। कंसेप्ट क्लियर है? चलिए कंटिन्यू। ऑल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल एंड द कॉपी ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि हम अब ऑल्टर करना चाहते हैं, सीजी ने हमें हाँ बोल दिया, तो क्या ऑल्टर करना चाहते हो, अपना आर्टिकल दो, उसकी एक कॉपी दो, और साथ में किसकी कॉपी दो हमें, किसकी कॉपी, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हाँ बोल दिया उन दोनों की कॉपी। ये दोनों की कॉपी आप रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। व्हाट डू मीन बाय रजिस्ट्रार? आरओसी को फाइल करेंगे। भाई मैं बैठी हूँ जबलपुर में, तो जबलपुर का अगर आर्टिकल है तो मुझे कहाँ आरओसी है मेरा, ग्वालियर, तो ग्वालियर में मैं दो चीजें भेजूंगी। क्या भेजूंगी? पहला ऑल्टर आर्टिकल और कॉपी ऑर्डर ऑफ दी सीजी जिसने मुझे परमिशन दे दी। तो ये दो डॉक्यूमेंट मैं रजिस्ट्रार को दूंगी कितने दिन के अंदर? विद इन 15 डेज। बात समझ में आई? जब भी ये सारी मुझे ऑर्डर परमिशन मिल गई। ऑल्टरेशन जो भी हमने पढ़ा, दी आर्टिकल रजिस्टर अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू प्रोविजन वैलिड, वो ऑल्टरेशन तब जाके हम बोलेंगे वैलिड। अगर मैंने ये लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं फॉलो करी तो मेरा आर्टिकल ऑल्टर हुआ ही नहीं है, मेरा आर्टिकल एज इट इज पुराना ही माना जाएगा अगर मैंने रजिस्ट्रार को नहीं दिया। कंसेप्ट क्लियर है? तो क्या प्रोसेस समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछती हूँ मुझे प्रोसेस बताओ, मुझे क्या बताओ, प्रोसेस कैसे बनाया जाएगा? चलो एक बार सोचो। ठीक, क्या सोचना है? मैं आईटेक्स कंपनी का क्या करवाना है? मुझे आर्टिकल बदलना है। क्या आर्टिकल बदलना है? मुझे प्राइवेट कंपनी से क्या बनना है? पब्लिक कंपनी। मुझे प्राइवेट कंपनी से क्या बनना है? पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग होगी। सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में बैठे हम क्या करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। बोर्ड मीटिंग में बैठे बैठे हम क्या करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? जनरल मीटिंग होगी। जनरल मीटिंग में क्या करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। यहां तक चीज क्लियर है? अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, इसके बाद अगर प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट, कब सीजी से पूछने की जरूरत थी? पब्लिक से प्राइवेट होते। तो अगर हमारा केस वो है तो हम पूछेंगे सीजी से, अगर वो केस नहीं है तो सीजी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हमने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया। आरओसी हमें कब, जब भी परमिशन मिला से 15 दिन के अंदर, और आरओसी हमें फिर क्या दे देगा? ऑल्टर कर देगा, और वो ऑल्टरेशन हमारा क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? एक और चीज बताई थी, अगर एसआर देना है तो क्या था? फॉर्म का नाम है। आप आरओसी के पास जो जा रहे हो ना लेकर, तो उस फॉर्म को हम MGT 14 बोलते हैं। एसआर दिखा तो दिमाग में आ जाना चाहिए MGT 14। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? चलिए, अरे रे, आपके सामने अब क्या दिख रहे हैं? केसेस। क्या बच्चों तुम लोगों ने टाटा सन और साइरस का केस याद था क्या? कभी सुना न्यूज चैनल में? बहुत छोटे होंगे जब ये केस हुआ था। ठीक है, देखो कब का केस है, ईयर देखो क्या लिखा है, 2019। 2019 में कोविड में फंसे थे क्या? अपन तो 20 में फंसे थे ना। कोविड 19 आ गया था, लेकिन हमारी इंडिया में कब बोला था? अनाउंसमेंट कब हुई थी? मार्च में हुई थी 2020 में। ठीक है, तो 19 में सीन क्या हुआ था थोड़ा सा समझना। ठीक, टाटा सन फेमस कंपनी जानते तो हो। ठीक है, अब उसके ज्यादा शेयर किसने ले लिए थे? हमारे साइरस। अब टाटा बहुत ज्यादा चैरिटी ये सब करता है। ठीक है, साइरस का मन इतना चैरिटी नहीं करने का था, सबने मिलकर उसको फिर बाहर निकाला। ठीक है, कि भाई ऐसे कैसे तुम ले सकते हो, तो बहुत नाटक हुए। तो वो एकदम डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, उसकी रिसर्च करने का मैं तुम्हें एक बार मौका दूंगी। ठीक है, केस स्टडी है, वो केस स्टडी हम अलग से समझेंगे क्या हुआ। यहाँ स्पेसिफिक केस में आपको क्या समझा रहे? कंसेप्ट अभी हमने क्या पढ़ा? प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट। ब्रॉडर हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रॉडर हेडिंग हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑल्टरेशन। किसका ऑल्टरेशन कर रहे हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो, साइरस इन्वेस्टमेंट टाटा सन का जो केस है, कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी किसमें? पब्लिक कंपनी। या फिर क्या लिखा है? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या? पब्लिक से प्राइवेट। साफ इस केस का कंक्लूजन क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, और आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी। तो दो चीजें आपको करनी पड़ती है। ठीक है, आपको इन दोनों की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन सीजी के सारे काम कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। कभी आरडी करता है, कभी आरओसी, ये सब करता है। और इन्होंने बोल दिया भैया ट्रिब्यूनल की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपको कन्वर्ट होने नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या बोलता है? कंपनी मस्ट ऑलवेज रिटेन द राइट टू चेंज इट्स आर्टिकल।
कंपनी के पास क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि हाँ वो आर्टिकल को बदल सकती। कैन नॉट गिव अप दिस पावर थ्रू एनी अग्रीमेंट और क्लॉज। इस केस को पढ़ो, मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं। सेकेंड केस को पढ़ो और मुझे बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं। गिव अप कर दी है ना। समझो आप, कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट सबने पढ़ा है, सुना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है तुम्हारा, ठीक, तुम चाहते हो उसे छोड़ना। सेक्शन 21A, सेक्शन 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है, आपको पढ़ना, पढ़ने का अधिकार है, कोई आपकी ये अधिकार छीन नहीं सकता। तुम कह रहे हो नहीं नहीं, हम ये अधिकार नहीं रखना चाहते, हम गिव अप करना चाहते। तुम अगर गिव अप भी करना चाहो तो भी आप गिव अप नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, आप खुद से इन्हें छोड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हो, फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है कि भैया कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तुम कहोगे नहीं नहीं, हमने अपना फंडामेंटल राइट छोड़ दिया, हमने अलाउ कर दिया कि हमें कोई भी आके एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो भी पुलिस आपका साथ देगी, आपको एक्सप्लॉइट होने नहीं देगी। मतलब चाह कर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते। क्या ये फंडामेंटल राइट समझ में आ रहे हैं? चलिए कनेक्ट करते। कंपनी लॉ ने साफ बोला है आर्टिकल को ऑल्टर करने का राइट आपका है, आप इसे छीन नहीं सकते, आप इसे खुद से भी गिव अप नहीं कर सकते। आईटेक्स कंपनी के पास राइट है कि वो अपने आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। क्यों ये राइट है? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ने मुझे ये राइट दिया है। लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने सारे शोल्डर से पूछ लिया, आपस में अग्रीमेंट कर लिया। क्या क्या कर लिया? या तो हमने अग्रीमेंट कर लिया, क्लॉज में टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी कि नहीं हम ना अपना आर्टिकल को चेंज करने का राइट छोड़ना चाहते, तो हम चाह कर भी इसे छोड़ नहीं सकते। अब आ जाओ, लैंग्वेज पढ़ेंगे, तुम्हारी बुक की लैंग्वेज। Right to alter the article is so important that the company cannot in any manner either by express provision in the article, आर्टिकल में खुद से ही आपने लिख दिया कि नहीं हमारे पास कोई राइट नहीं आर्टिकल को बदलने का, तो भी हम इसे नहीं कर सकते। मतलब कि हमें हमेशा आर्टिकल को बदलने का राइट है। आपने कोई अलग से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि नहीं नहीं हमारे पास कोई राइट नहीं आर्टिकल करने का, आर्टिकल को चेंज करने का, तब भी आपके पास ये राइट रहेगा। तो कुल मिलाकर आप अपनी कंपनी का आर्टिकल बदल सकते हो, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपने खुद ही से अगर बोला था कि नहीं हमने तो कसम खा ली आर्टिकल नहीं बदलने की, तो अब तो मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कसम तो आपकी टूटेगी क्योंकि ये तो आपका अधिकार है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या केस समझ में आ रहा है? पक्का? टॉपिक क्या चल रहा है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन कैसे कैसे हो सकता है? 5 तरीके से। पहला तरीका, होल तरीके से एडॉप्ट करना, एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूट और अमेंडमेंट। ठीक है, चलिए अब नीचे एक हेडिंग है, क्या लिखा है? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। किसके ऑल्टरेशन की बात हो रही है? दोनों की। नोटेड इन एवरी कॉपी। समझना, मेरे पास आर्टिकल है 50 पन्नों का, ये आर्टिकल मैंने अपने पास संभाल के रखा है। कब बनाया था? इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? 2020 में। 2020 में मैंने ये आर्टिकल बना के रखा था। अब 4-5 साल हो गए हैं, मुझे आर्टिकल में ऑल्टरेशन करना है। तो अब मैंने आर्टिकल में ऑल्टर किया, 2 पन्ने और ऐड किए। पहले 50 पन्ने का था, अब कितने पन्ने का हो गया? 52 पन्ने का। तो मेरे जो ये दूसरा आर्टिकल है, मैंने जो ये अलग से बनाया, उसमें लिखा होना चाहिए कि भैया ये ऑल्टर हुआ है, ये एडिटेड है। जब भी तुम लोग है ना व्हाट्सएप में मैसेज करते हो, आधा मैसेज लिख दिया होता है और भूल गए और ये कुछ और लिखना था, तो वो मैसेज में क्या लिखा रहता है? एडिटेड। इससे क्या समझ में आता है कि किसी ने इसमें बाद में उंगली करी है ना, एडिट हुआ है। तो ये समझ में आता है ना। सेम उन्होंने यहाँ पे ये बोला, भैया आपका आर्टिकल ऑल्टर हो चुका है, उसमें स्पेसिफाई होना चाहिए, ताकि कोई भी आर्टिकल को कल को पढ़े तो उसको पता चले कि भैया ये चेंज वाला फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? पक्का? आओ रीड करें। एवरी ऑल्टरेशन जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल में किया है, नोटेड इन एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल। हर एक कॉपी आपके पास, उसकी 5 कॉपी रखे तो पांचों कॉपी में लिखा होना चाहिए कि भैया ये क्या है? एडिटेड फॉर्म है, ऑल्टर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके मेमोरेंडम आपके आर्टिकल में नहीं लिखा है कि वो ऑल्टर हुआ था, तो बच्चों क्या होगा? साफ बोला, वो ऑफिसर और वो कंपनी, वो महान कंपनी, बीच में क्या लिखा है?
एंड मतलब कंपनी को भी फाइन लगेगा और उस ऑफिसर को भी फाइन लगेगा, दोनों के दोनों को इस डिफॉल्ट के लिए पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। कितनी? 1,000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल इशूड विदाउट सच ऑल्टरेशन। तुम बिना ऑल्टरेशन के जितनी भी कॉपी ऐसे ही घुमा रहे हो, तो जितनी कॉपी मैंने 100 कॉपी निकाली, तो उन 100 कॉपी को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1000 से, उतना फाइन लगेगा। बात समझ में आ रही है क्या? कितनी कॉपीज निकाली आपने, जितनी ज्यादा कॉपी हाथ में आ गई उतने ज्यादा फाइन। समझ में आ रहा है क्या? तो बच्चों बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो आर्टिकल को आप चेंज कर सकते हो, बेशक करो। क्या आपको बताना है? हाँ, ऑल्टर कॉपी ही बतानी चाहिए आपको हमेशा, ठीक है। अगर आप बिना ऑल्टरेशन वाली कॉपी तुमने कहीं भी इशू कर रखी है तो इसके लिए आपको फाइन भी लगेगा, कंपनी में भी लगेगा और ऑफिसर में भी लगेगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है। लिमिटेशन वर्ड का मतलब टाइम पीरियड। वाह, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है। नॉर्मली बुराइयां कर सकते हैं, लिमिटेशन है। किसमें लिमिटेशन है? पावर ऑफ ऑल्टरेशन। इन्होंने कहा, वैसे रोकना सही सही था यहाँ पर, है ना, सेंटेंस के हिसाब से। आर्टिकल को हम ऑल्टर कर सकते हैं, यस और नो? कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन है जिसमें आप आर्टिकल को ऑल्टर नहीं कर पाओगे। आ जाओ सिचुएशन नंबर 1। वापस सबसे ऊपर क्या है बताओ? कंपनीज एक्ट 2013। सबसे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस फुटेज किसको देनी है? कंपनीज एक्ट को। उसके नीचे किसमें है पावर? उसके नीचे किसमें है पावर? हम पढ़ क्या रहे हैं? तो जब हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल की लिमिटेशन क्या होगा? आर्टिकल कोई भी बात ऐसी नहीं लिखेगा जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड हो। आर्टिकल कोई भी बात ऐसी नहीं लिखेगा जो कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड हो। यही लिमिटेशन है। क्योंकि आर्टिकल सबसे छोटा है तो वो मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड नहीं जाएगा। चलिए, आर्टिकल नॉट एक्सीड द पावर ऑफ एमओए। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, आर्टिकल नॉट इनकंसिस्टेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। जरा इनकंसिस्टेंट टर्म का मतलब डिस्प्यूट अगेंस्ट। आर्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगा, आर्टिकल ऐसा कुछ भी नहीं लिखेगा जो अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? कंपनीज एक्ट। अभी तो ये बताया मैंने। आर्टिकल ना मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा सकता है, आर्टिकल ना कंपनीज एक्ट के। क्यों? क्योंकि आर्टिकल सबसे छोटा है। इट वॉज जस्ट लाइक आप छोटे बच्चे हो, क्या आप मम्मी के अगेंस्ट जा सकते हो? क्या आप पापा के अगेंस्ट जा सकते हो? है इतनी दम तुम में, है ना? चप्पल ऐसे उड़ती हुई आती है तुम लोग के पास कि कुछ और आता है? सच सच बताओ क्या आता है? कुछ और है जो हाथ में आ जाए, है ना? चलो, तो साफ लिखा है क्योंकि आर्टिकल छोटा है तो मेमोरेंडम को भी क्रॉस नहीं करेगा और कंपनीज एक्ट को नहीं। मेमोरेंडम हो गया आपकी मम्मी और कंपनीज एक्ट हो गया आपके पापा, है ना? पापा से ज्यादा डर लगता होगा, नहीं लगता? ये लड़कियों को मम्मा से डर लगता है और लड़कों को, एक ही लड़का बचा यार, कहाँ गया वो पल्लू? कहाँ गया? आए ही नहीं क्यों? फिर भी बारिश में मिट्टी वो नमक का बना है ना, घुल जाएगा नालायक। चलो, पहला दूसरा पॉइंट समझ में आया। तीसरा क्या लिखा है? ऑल्टरेशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब अगेंस्ट। ऑल्टरेशन नॉट इनकंसिस्टेंट क्या लिखा है? किसने ऑल्टरेशन बनाया? बाय दी एनसीएलटी। एनसीएलटी ने जो बोला तुम उसके अगेंस्ट चले जाओगे? भाई कंपनीज एक्ट के अंदर, हाँ ना, है ना? ऑल्टरेशन नॉट इंक्लूड। ऑल्टरेशन ऐसा कुछ भी ना हो कि भाई हम क्या करें, अब हमारे डायरेक्टर के पास एक और पावर आ गई है। डायरेक्टर पहले बिजनेस देखता था फर्नीचर का, अब वो ड्रग्स का भी काम देखेगा। ऐसे काम लिख सकते हो क्या आर्टिकल में? तो आर्टिकल में इलीगल बातें, कुछ भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट अपोज बातें नहीं करेंगे। ऑल्टरेशन हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। ऑल्टरेशन नॉट इन, सेम बातें तो लिखिए बच्चों। फ्रॉड ऑन दी, किसकी बात हो रही है? चलो माइनॉरिटी की बात करते हैं। कौन है ये माइनॉरिटी के लोग? सीधी सी बात है, कंपनी में ना दो टाइप के रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं, ओआर और एसआर। माइनॉरिटी से मतलब वो लोग हैं जो डिसअग्री कर रहे हैं। मैंने बोला एसआर पास करें 75%, ये 75% लोगों की हाँ हो गई। वो बच्चे बेचारे हमारे 25%, ये जो 25% लोग हो गए क्या हो गए? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब जो डिसअग्री करने वाले लोग हैं। तो साफ इन्होंने बोला ऑल्टरेशन कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। मैंने ऑल्टरेशन में क्या किया थोड़ा सा समझना, है ना? मैंने बोला कि भाई जो ये माइनॉरिटी के लोग हैं इनसे हम जब चाहे क्या कर सकते हैं? शेयर छीन सकते हैं। क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकती हूँ क्या? नहीं, आप एकदम ही गलत लिखे हो। तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो फ्रॉड है माइनॉरिटी के साथ। ऑल्टरेशन नॉट क्या लिखा है? क्या इस टर्म को इससे पहले भी सुना है?
सुना है? सुना है। चलो समझा है? ये बताओ, इंपॉर्टेंट समझना है। कोई बता सकता है क्या? पहली बार सुन रहे हो? साथ में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल याद दिलाती हूँ, शायद थोड़ा बहुत याद आ जाए। ठीक है। आज पल्लू को पकड़ती हूँ, पल्लू नहीं आया है, ठीक है। ट्रेन में पल्लू क्या कर रहा है? अभी ट्रेनिंग में गए थे ना, क्या कर रहा है? ठीक है। आज की डेट में पल्लू पकड़ा जाता है स्मोकिंग करता हुआ। एग्जाम्पल से याद आ गया। ये एग्जाम्पल सीएसईटी में दिया था मैंने, तुम लोग को भी याद आना चाहिए। चलो बोल के देखती हूँ, शायद आ जाए। ठीक है। अगर कोई आज स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि पब्लिकली स्मोकिंग नहीं कर सकते। आ गया? लॉ में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि पब्लिकली स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो मस्त पल्लू स्मोकिंग करता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे कैमरे में वो कैप्चर हो चुका है। अब लॉ को लगा यार ये बहुत सारे लोग ना स्मोकिंग कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई एक लॉ बना देना चाहिए कि पब्लिकली नहीं करो, चुपके चुपके करो भाई, लेकिन पब्लिकली नहीं अलाउड है। तो अब स्मोकिंग उसने कब करी? जुलाई में करी। ठीक है। लॉ कब पास होता है? अगस्त में होता है। ठीक है। वेरी गुड, कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा होगा। ठीक है। अब समझो थोड़ा सा। अगस्त में लॉ पास हुआ, अब कोई पब्लिकली करता गया, हम उस पे 1 लाख का फाइन लगाएंगे। कितने का? 1 लाख का फाइन लगाएंगे। अब लॉ हुआ है अगस्त में पास, हमने बैक डेट में देखा, जितने लोग जनवरी से उठा लिया हमने, जनवरी से जुलाई तक जितने लोग पब्लिकली हमें पाए गए हैं, कैमरे में शूट हो गया, हमने उनका एड्रेस निकाला, उनको बोला भैया अब 1 लाख का फाइन दो। मुझे बताओ, क्या पल्लू के साथ सही हुआ? पल्लू है तो सही हुआ है वैसे तो, है ना? लेकिन हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग तो सही नहीं हुआ। अगर ये बात पहले ही पल्लू को पता रहती तो क्या ये वो हरकत करता? नहीं। तो कुल मिलाकर सीन बस ऐसा है, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है बैक डेट से। अब ये टर्म याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ साथ टर्म भी याद रखना। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? बैक डेट से लॉ को अप्लाई करना। साफ इन्होंने क्या लिखा है, अब लैंग्वेज जरा मुझे रीड करके समझाओ, क्या समझ में आ रहा है? ऑल्टरेशन कैन नॉट ऑपरेट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आप आर्टिकल में ऐसा कोई चेंज नहीं करोगे जो क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। मतलब कि आपने जिस दिन से बनाया है उस दिन से चीजें इंप्लीमेंट में आएगी, आप बैक डेट से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी को ये बात पहले से पता होती तो शायद वो ये काम नहीं करते। कंसेप्ट समझ में आया? आओ डिटेल करेंगे। वापस हेडिंग क्या है? कब कब आप आर्टिकल में जब तुम ऑल्टरेशन करोगे तो ऑल्टरेशन में आपको किस किस का ध्यान देना है? पहला, किस बात का ध्यान देना है? एमओए को एक्सीड नहीं करना, कंपनीज एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं होना। एक्सीड नहीं करना, इनकंसिस्टेंट नहीं होना, सारे टर्म एक है। सिंपल हिंदी में बोलूं तो मेमोरेंडम की बातों को क्रॉस नहीं करना है, कंपनीज एक्ट की बातों को क्रॉस नहीं करना है, ट्रिब्यूनल ने जो बोला है उसको क्रॉस नहीं करना है। और क्या लिखा है? कुछ भी इलीगल और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं लिखना है आर्टिकल में। देन हमेशा फायदे का ही सोचना है, माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करने का भी नहीं सोचना है, और ना ही आर्टिकल में आप कुछ भी ऐसा चेंज करोगे जो बैक डेट से आप अप्लाई करवाओगे। जो भी होगा जिस दिन आया उसके बाद से ही जाएगा। ये हेडिंग समझ में आ गई? अब आओ थोड़ा सा डिटेल करेंगे। कंपनी कैन एक्सरसाइज दिस पावर ओनली दी सर्टेन लिमिटेशन। अभी जो हमने पढ़ा ना उसी को थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहे हैं। ऑल्टरेशन नॉट एक्सीड द मेमोरेंडम, ये पहला पॉइंट पढ़ा, पहली हेडिंग पढ़ी। कंटिन्यू क्या बोला? इन द इवेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, इन्होंने कहा कभी भी लड़ाई होगी, कभी भी लड़ाई होगी किसके बीच में? मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में। क्योंकि बड़ा हमेशा क्या है? मेमोरेंडम। तो हमेशा कौन जीतेगा? साफ बोला, मेमोरेंडम। तो पहला पॉइंट डिटेल में समझ में आया कि आर्टिकल कभी भी मेमोरेंडम को एक्सीड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में सेम बातें लिखी हो तो बातें फॉलो करो, लेकिन दोनों में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो मेमोरेंडम हमेशा प्रिवेल करेगा। ये अक्सर मैं आपको बताती थी भैया, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में झगड़ा हो गया, कौन प्रिवेल करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेमोरेंडम बड़ा है, आर्टिकल छोटा है। ठीक है, चलिए। ऑल्टरेशन इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट या फिर एनी अदर स्टैट्यूट। ठीक, आ जाओ। यहां उन्होंने एक केस है, केस के थ्रू बताया। रेजोल्यूशन वॉज पास, ये रिपीट हो चुका है तुम लोगों के लिए, है ना? क्या लिखा है? रेजोल्यूशन वॉज पास, हम एक्सपेल कर देंगे, मेंबर को हम निकाल देंगे। ऐसा हमने ऑथराइजेशन दिया डायरेक्टर को टू रजिस्टर दी ट्रांसफर विदाउट इंस्ट्रूमेंट ऑफ दी ट्रांसफर। द रेजोल्यूशन वॉज हेल्ड टू बी इनवैलिड। समझो, तुम लोग सब मेरे कंपनी के मेंबर, मैंने कहा जब चाहे मैं दिशा को, अनिकृति को निकाल दूंगी।
मेरी मर्जी। यार ये पावर कंपनीज एक्ट के भी अगेंस्ट जा रही है। आप अपनी मनमर्जी ऐसे नहीं चला सकते कि कानून हाथ में ले लो। आप कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हो। एग्जाम्पल देके, केस देके आपको समझाया। तो पहला समझ में आया, मेमोरेंडम को नहीं एक्सीड करोगे मतलब दोनों में डिस्प्यूट होगा, मेमोरेंडम प्रिवेल कर। सेकंड क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट को आप क्रॉस नहीं करोगे। जैसे कि केस के थ्रू उन्होंने समझाया कि भाई जब भी आप ऐसे लॉ बनाते हो, आर्टिकल में ऐसी बातें लिख देते हो कि भाई आप जब चाहे मेंबर से उसके शेयर्स ले सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार, तो ऐसी बातें क्या है, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। केस के थ्रू समझा रहे। कौन सा वाला? हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो बाद में मेंबर बन जाता है, वहां अपनी कैसेट फंस गई है। मेंबर वो नहीं भी बनता तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बात किस में आ रही थी, एज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयशिप में बात आ रही थी उसकी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टर हूँ और मैं कंपनी का मेंबर भी हूँ, तो मुझसे डायरेक्टरशिप छीनी गई है, मुझसे मेरे शेयर थोड़ा ना छीने गए। तो अगर मुझे ये बताओ, तुम एज अ सीएस किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तुम एज अ सीएस किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, तुम्हें कभी भी रखा जा सकता है और तुम्हें कभी भी निकाला जा सकता है, एम्प्लॉय हो ना। कंपनी अक्सर अपने एम्प्लॉयज को निकाल देती है, यस और नो। तो तुम क्या उस पर केस कर सकते हो, क्योंकि कंपनी बाउंड नहीं है। किससे बाउंड नहीं है, आउटसाइडर से। और एम्प्लॉय क्या हो गया हमारा, आउटसाइडर उस कंसेप्ट के हिसाब से। याद आ रहा है? लेकिन एक्सेप्शनल केस क्या हुआ था, कि अगर आपने अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो अब याद करो, एज अ सीएस अगर आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें लिखा था 3 साल तक आप कंटिन्यू रहोगे और तुम्हें पहले साल में निकाला जा रहा है, तो अब तुम केस फाइल कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में। वो एक्सेप्शनल केस था। क्लियर है? डाउट क्लियर हुआ पक्का? चलो बाकी सारे बच्चों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां तक चीजें क्लियर है। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल कंटिन्यू। आर्टिकल में इम्पोज द कंपनी कंडीशन स्ट्रिक्टर देन द प्रोवाइडेड द लॉ। क्या बोल दिया, हम चाहे तो आर्टिकल को क्या कर सकते और स्ट्रिक्ट कर सकते। किसमें स्ट्रिक्ट कर सकते? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एग्जाम्पल आ जाओ कैसे। इट मे बी प्रोवाइड मैटर शुड बी पास बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर लॉ में लिखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन से हुआ है, मतलब कि हमने लिखा है, जबकि वो क्या होने वाला था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो आप कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर? पहले दो बातें क्या बोलते हैं, पहला क्या बोलता है, मेमोरेंडम आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट कौन प्रिवेल करेगा, मेमोरेंडम। दूसरा पॉइंट भी ये बोलता है, आर्टिकल और कंपनीज एक्ट में कॉन्फ्लिक्ट, तो कौन प्रिवेल करेगा, कंपनीज एक्ट, जो बड़ा है भाई। ठीक है, बड़ा भाई जीतेगा हमेशा। आर्टिकल नॉट, आर्टिकल में कोई इलीगल बातें नहीं करेंगे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऊपर रिपीट। ऑल्टरेशन हमेशा किसके लिए है, कंपनी के फायदे के लिए है। ऑल्टरेशन कभी भी माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड नहीं करेगा। चलिए इस केस के थ्रू समझेंगे। ऑल्टरेशन टू द आर्टिकल इज नॉट, क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव। आर्टिकल कभी भी भेदभाव नहीं करेगा मेजोरिटी शोल्डर और माइनॉरिटी शोल्डर में, गिव द फॉर्मर एडवांटेज, ऐसा नहीं है। अगर तुम लोग मेरे शेयर होल्डर हो, सब शेयर होल्डर हो, तुमने 75% से रेजोल्यूशन पास किया और वो 25% है, तुम लोग सब मेंबर हो, डिविडेंड मिलेगा तो बस तुमको मिलेगा कि उनको, सबको मिलेगा। मीटिंग में अगर नोटिस, मुझे आज मीटिंग बुलानी है, तो मुझे बताओ, मुझे आज क्लास रखनी है, तो क्लास की टाइमिंग मैं सबको बताऊंगी ना, तुमको भी बताऊंगी, उसको भी बताऊंगी, उनको भी बताऊंगी ना, क्या भेदभाव करने वाली हूँ क्या मैं, नहीं। लेकिन अगर कहीं भेदभाव किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और उसके अगेंस्ट जाया जा सकता है। तो साफ इन्होंने बस ये बोला है कि कभी भी आपको भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसमें, मेजोरिटी और माइनॉरिटी में। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया आप मेजोरिटी को एडवांटेजेस दो। ठीक, ये आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू, केसेस के थ्रू समझा रहे कि भैया इसे हम बोलेंगे फ्रॉड हो रहा है माइनॉरिटी के साथ। एक और केस दिख रहा है, आओ इस केस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मेजॉरिटी शोल्डर कैन नॉट यूज आर्टिकल ऑल्टरेशन टू टेक अवे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट ऑफ द शोल्डर। आओ समझे, आर्टिकल कैन नॉट चेंज विद दी, क्या लिखा है, बताओ जरा, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव का अगर कोई मतलब पूछता है तो क्या बोलोगे, बैकडेट। और सिंपल करना है तो क्या बोल सकते हो, पास्ट इफेक्ट। हमने पढ़ा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बैकडेट से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। इफ समवन लीगली ट्रांसफर देयर शेयर, अगर किसी ने लीगली शेयर ट्रांसफर किया है, कंपनी कैन नॉट लेटर से वी चेंज द रूल सो ट्रांसफर इज इनवैलिड। क्या ये बात समझ में आ रही? आज आर्टिकल में लिखा था कि अगर आपको शेयर ट्रांसफर करना है, तो ये वाला आपको फॉर्म भरकर ट्रांसफर आप कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस फॉर्म से अनुष्का को शेयर ट्रांसफर कर दिया।
कल से रूल बदल जाता है, मैंने सारी फॉर्मेलिटी कर दी, कल से रूल बदल जाता है और वो बोलते हैं फॉर्म ये वाला नहीं दूसरा वाला फॉर्म भरना था, तो क्या अब मुझे कंपनी जबरदस्ती थोप कर ये बोलेगी कि नहीं भाई अब तुम दूसरा फॉर्म भरो तभी हम ट्रांसफर मारेंगे? नहीं, पुराने डेट से आप अपने लॉ को इंप्लीमेंट नहीं करोगे। अब जो कोई भी नया ट्रांसफर करेगा उसको बोलो ना उस फॉर्म के लिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव का एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो इस केस में बस यही बात था, यही कंसेप्ट समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, आर्टिकल नॉट बी कंपेल, ठीक है, लिखा एग्जिस्टिंग मेंबर टू टेक या सब्सक्राइब। क्या आर्टिकल किसी को फोर्स कर सकती है क्या? नहीं नहीं, शेयर्स तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। एग्जिस्टिंग मेंबर को बोल सकती है नहीं खरीदो, शेयर सब्सक्राइब करो, अनलेस उसकी कंसर्न, अगर उसकी कंसर्न है तो ही वो खरीदेगा, अदरवाइज आर्टिकल ये नहीं लिख सकता कि भैया सारे शेयर। राइट इश्यू समझते हैं क्या होता है राइट इश्यू, जरा बताओ। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, तुम लोग सब मेरे मेंबर हो, पहली बार तुम लोग ने शेयर खरीद लिया, मुझे दोबारा से पैसे की जरूरत पड़ी। आईपीओ समझते हो ना, पहली बार दिया तो क्या होता है, दूसरी बार दिया तो यही होता है पक्का। सेकंड टाइम मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैंने कहा यार मैं एफपीओ नहीं लेकर आती। एफपीओ मतलब क्या, जनता के पास लेके जाना। आईपीओ मतलब क्या, पहली बार पब्लिक के पास आना। एफपीओ मतलब क्या, सेकंड टाइम पब्लिक के पास आना। पहली बार मैं पब्लिक के पास आती हूँ, तुम लोग अब मेरे शेयर होल्डर हो, अब तुम पब्लिक नहीं हो, तुम कौन हो गए, मेरे शेयर होल्डर, डन, तुम लोग शेयर होल्डर हो गए। मैं दूसरी बार अब जाऊंगी तो दूसरी पब्लिक के पास जाऊंगी, मैं कहूंगी रुको रुको मुझे एफपीओ नहीं चाहिए, मुझे एफपीओ नहीं चाहिए, रादर मैं क्या कहूंगी, मैं राइट इश्यू लेके आऊंगी, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से ही पूछूंगी। अब मैंने अपने आर्टिकल में लिख दिया कि नहीं जो मेरे एग्जिस्टिंग मेंबर है वो कंपलसरी शेयर्स लेंगे, भाई ऑप्शनल है ना, तुम्हें लगता है इस कंपनी में फायदा हो रहा है तो और शेयर्स खरीदो, तुम्हें लग रहा है इस कंपनी में फायदा नहीं हो रहा तो मत खरीदो। ऐसा क्या मैं फोर्स कर सकती हूँ क्या? नहीं। तो साफ इन्होंने बोला आर्टिकल में आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे जिसमें तुम एग्जिस्टिंग मेंबर को फोर्स करोगे कि भैया शेयर्स खरीदो सब्सक्राइब करो। अगर कंसर्न है, अनलेस ही गिव हिज कंसर्न इन राइटिंग, अगर कंसर्न दे रखी है, हाँ बोलता है तो फिर बात अलग है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, ऑल्टरेशन कैन नॉट बी डिफीट और स्केप दी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, मैं तुमसे माल खरीदती हूँ, ये सारी चीजें अगर पहले से हो रखी है तो आर्टिकल में आप कुछ भी चीजें चेंज करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं कर सकते। और फाइनली आर्टिकल नॉट बी ऑल्टर, फिर से वही रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव समझ में आए? ऊपर उन्होंने पहले बस हेडिंग हेडिंग बताई और फिर थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल बताए, कंसेप्ट क्लियर है? दो हेडिंग पढ़ ली, पहला ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा लिमिटेशन, मतलब आर्टिकल में आप कुछ भी मुंह उठाकर लिख नहीं सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं एक्सीड करोगे। ठीक, समझ में आ गई क्या? पक्का केस दिख रहा है? ओके समझेंगे। लाइन से कितने केसेस दिख रहे हैं? 3 केसेस है, तीनों केसेस समझेंगे शॉर्ट में, तीनों केसेस समझेंगे शॉर्ट में। हाँ बेटा, कौन सा वाला? यही वाला, यही वाला। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन 3 केसेस को समझेंगे। एक बात समझना, कंसेप्ट की ज्यादा क्लैरिटी ना केस से होती है कि भैया केसेस में ऐसा हुआ था जिससे हमें ये समझ में आया। अभी तक हमें 2 बातें समझ में आई कि हाँ आर्टिकल बदल सकते हैं, और दूसरी बात क्या कि हाँ आर्टिकल में कुछ भी लिख नहीं सकते, कुछ मर्यादाएं हैं। क्या बता सकते हो मर्यादाएं क्या है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और क्या? ट्रिब्यूनल जो बोल रहा है उसकी भी बातें माननी है आपको, इलीगल नहीं लिखना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, माइनॉरिटी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, मतलब कुछ भी लिखना है सबके भले के लिए करना है। डन, यही था। चलो अब 3 केसेस का कंसेप्ट समझेंगे। जनरल रूल, सारे डिसीजन कौन लेता है? ओआर बोला ना, कोई भी काम करना होता है, आज मुझे न्यू ब्रांच खोलनी है तो मैं यहां पे खड़ी और यहां तुम लोगों से पूछ रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं तुमसे डिस्कस कर रही हूँ, अब जब मैं तुमसे क्या कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, समझना थोड़ा सा, तुम ओआर पास करोगे या फिर एसआर पास करोगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन जो भी होगा, ठीक। मतलब डिसीजन कौन लेता है? मेजोरिटी। क्या इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी मिसयूज कर लेंगे अपनी इस पावर का, है ना? हेलो हेलो, 2 मिनट बच्चों। क्योंकि मेजोरिटी शोल्डर ही कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या करे, मिसयूज, कैन नॉट मिसयूज देयर पावर टू हार्म दी माइनॉरिटी, ठीक। इफ दे डू सो, अगर ऐसा वो करते हुए पाए जाते हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स है वो कहाँ जाएंगे? आज के जमाने में कोर्ट जाते हो क्या?
पुराना केस है, केसेस में कोर्ट जाते थे। आज के टाइम पे तुम जाओगे NCLAT फॉर दी जस्टिस, इवन इफ दे आर फ्यूर इन दी नंबर। कुछ लोग भी हैं तो भी वो उनके आगे जाएंगे। जनरल रूल, मेजोरिटी शोल्डर ही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो मिसयूज करे। अगर वो मिसयूज करते हुए पकड़े जाते हैं तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर NCLT के पास जाके कंप्लेंट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट केस, अ कंपनी कैन चेंज इट्स आर्टिकल। क्या आर्टिकल बदल सकते हैं? कैसे? थ्रू SR, स्पेशल रेजोल्यूशन, इवन इफ इट्स रिजल्ट, क्या लिखा है समझो, अब थोड़ा सा समझो, ठीक है। हमें आर्टिकल बदलना है, ठीक। हम आर्टिकल में प्रोसेस लिखते हैं। मैं अपना काम कैश और क्रेडिट दोनों में करती हूँ। मैंने आर्टिकल में चेंज किया, अब मैं काम कैश में ही करूंगी, क्रेडिट में नहीं। लेकिन मैंने एक अलग से एक सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था उधार में। तो क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, अपना आर्टिकल बदल दिया है, और उस आर्टिकल बदलने के चक्कर में क्या हुआ, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है। तो क्या हम ऐसा आर्टिकल बदल सकते हैं? हाँ, हम ऐसा आर्टिकल बदल सकते हैं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसके लिए हम लाइबल भी रहेंगे, क्योंकि पहले तो वो ठीक था। आज तुमने बदला, आज तुमने बदला, तो उन्होंने बोला बट इन सच केस डैमेज और कंपनसेशन में बी क्लेम अगेंस्ट दी कंपनी। वो बंदा आके कंपनी से कंपनसेशन मांगेगा और कंपनी को देना भी पड़ेगा। हो सकता था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब बदलते, लेकिन तुमको पहले था कि नहीं नहीं बीच में ही करना है। तो अगर ऐसा होता है तब भी आपका आर्टिकल सही माना जाएगा, आर्टिकल आपका गलत नहीं है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है, तुम्हारे चक्कर में वो टूटा है। गलती किसकी है? कंपनी की गलती, के सामने वाले सप्लायर की गलती है? गलती कंपनी की है, क्योंकि आर्टिकल उसने बदला। तो अगर आर्टिकल ऐसा बदलता है तो यस, कंपनी तैयार रहे पैसे चुकाने के लिए भी। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? वो तो वैलिड ही है ना। अब आज से मैं क्या बोल रही हूँ, पुरानी डेट में जितना उधारी दिया दिया, आज से उधारी बंद। तो अब मैं सप्लायर से क्या बोलूंगी, भाई कैश में डील कर। वो कहेगा नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट निकाल के दिखाएगा कि भाई तुमने तो बोला है क्रेडिट में भी। मैंने कहा पुराना क्रेडिट तो मैं माफ करूँ, उसमें कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आज से हम क्रेडिट में डील नहीं करेंगे। तो कहेगा नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, मुझे अब इसके लिए कंपनसेशन दो, तो हमें देना भी पड़ेगा, भरपाई करनी पड़ेगी कुल मिलाकर, ठीक है। और कंपनी की गलती है तो कंपनी के ही एंड से ये ठीक होगा, लेकिन इसमें ऑफिसर नहीं जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? पक्का? चलो, नेक्स्ट केस क्या बोलता है। अब इस केस को समझना, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस का नाम याद रखो। क्या लिखा है? पॉस वर्सेस हर बॉटल। ये नाम यही नहीं, आगे चल के चैप्टर्स में भी आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिनका नाम याद ही रखना है, ठीक। चलो, जो ये प्रिंसिपल है फॉस वर्सेस हर बॉटल, इस केस में क्या होता है, कंपनी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर प्लेंटिफ इन केस वेयर इट इज रॉन्ग। कहीं कुछ भी गलत होता है तो क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है, कंपनी के नाम पे केस होगा। क्या ये कंसेप्ट समझते हैं? कंपनी ही प्लेंटिफ बनेगी, कंपनी के ही नाम पे सारे केस, कंपनी ही केस फाइल करेगी। अगर कंपनी में कुछ भी गलत दिखा तो कंपनी के नाम से केस फाइल होगा। डन? ये लाइन समझ में आ रही है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर केस फाइल नहीं करेंगे अनलेस, जहां आता है अनलेस, इसका मतलब क्या, कर सकते। जनरल रूल कंपनी के नाम पे ही केस होगा। जनरल रूल कंपनी के नाम पे केस होगा, मतलब मेजॉरिटी डिसीजन ले रहा है। एक्सेप्शन, माइनॉरिटी भी केस कर सकता है अगर उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ इलीगल हो रहा है, अगर उसके साथ कुछ अल्ट्रा वायरस चीज हो रही है, मतलब बियॉन्ड पावर, अगर उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ फ्रॉडुलेंट हो रहा है, और वो चीज ऐसी है कि मेजोरिटी भी इसे रेटिफाई नहीं कर सकता। व्हाट डू मीन बाय रेटिफाई? मेजोरिटी भी इसे ठीक नहीं कर सकता। वापस, जनरल रूल सारे केसेस कंपनी के नाम पे होते हैं, मेजोरिटी जैसा बोलते वैसा होता है। माइनॉरिटी कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन माइनॉरिटी का अगर उसका पर्सनल इफेक्ट, अगर याद हो, पर्सनल राइट अगर इफेक्ट होगा तो वो भी आवाज उठाएगा। उसके साथ अगर इलीगल कुछ होगा, अल्ट्रा वायरस, फ्रॉडुलेंट कुछ भी ऐसा होगा, तो वो आवाज उठाएगा, वो केस फाइल भी करेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? एग्जाम्पल, इफ डायरेक्टर मिस यूज दी पावर बट द मेजोरिटी सपोर्ट देम। आज मैंने एज अ डायरेक्टर कुछ बात रखी और 75% मुझे क्या कर रही है, शोल्डर सपोर्ट कर रहे। अगर डायरेक्टर ने अपनी पावर का मिसयूज किया और मेजोरिटी से सपोर्ट करेगा तो माइनॉरिटी, जनरल रूल, माइनॉरिटी केस फाइल नहीं करेगा। लेकिन वो कर सकता है अगर एक्ट क्या है जो उसके साथ हो रहा है, इलीगल हो रहा है और डन इन अ बैड फेथ। कंसेप्ट क्लियर है? बोलो पक्का? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केसेस पढ़े, दो चीजें पढ़ी फटाफट। पहला क्या पढ़ा?
तीन केसेस थे है ना। पहला केस, मेजोरिटी मिसयूज नहीं करेगा, अगर मेजोरिटी मिसयूज करता हुआ दिखता है तो माइनॉरिटी केस फाइल करेगा, और लास्ट वाला पॉइंट भी यही बोलता है। लेकिन नाम किसका याद रखना है आपको, फॉस वर्सेस हर्बॉटल, ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है, आर्टिकल चेंज करने के चक्कर में कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो आर्टिकल सही है, लेकिन ब्रीच के चक्कर में कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट, फॉस वर्सेस हर बॉटल, जनरली कंपनी ही मेजोरिटी ही सारे काम करता है, एक्सेप्शनल केसेस में माइनॉरिटी भी आ जाएगा। डन, पक्का। नेक्स्ट हेडिंग, अब प्रोसेस है। ये प्रोसेस कैसी है समझो, ये तुम्हें आर्टिकल के ऑल्टरेशन की डिटेल बता रहा है, आर्टिकल नंबर 14, ठीक है। आओ पहले हेडिंग देखो, पहला क्या लिखा है, पहले क्या करना, बोर्ड मीटिंग, हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले कि आर्टिकल बदलना है, किसके दिमाग में थॉट आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर क्या करवाएंगे, कंपनी की जनरल मीटिंग, तुम लोग जनरल मीटिंग, मैं रॉकेश अभिषेक सर ऑफिस में बैठ में हमको थॉट आया चलो आर्टिकल बदलते हैं, ठीक है। अब तुम लोग को नोटिस दे के बुलाया जाएगा, जनरल मीटिंग करेंगे, जनरल मीटिंग करेंगे, क्या लिखा है, कंप्लायंस विद दी कंपनीज एक्ट। इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट ने जो बोला है कि मीटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, वो सब आप करेंगे। और फिर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा इन केस चेंजिंग द स्टेटस ऑफ द कंपनी। कंपनी का अगर स्टेटस बदलता है, अगर कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। फिर ये बात कहां तक पहुंचानी पड़ेगी, आरओसी। आरओसी को भी तो पता चले आपका आर्टिकल बदल चुका है, आरओसी के पास पुराना आर्टिकल रखा है, अब आपने जो बदल दिया है ना नया आर्टिकल, वापस से आपको आरओसी को देना पड़ेगा। और फाइनली नो स्टैम्प ड्यूटी, इन्होंने कहा भाई इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। स्टैम्प ड्यूटी मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है, स्टैम्प पेपर स्टैम्प ड्यूटी, इसमें ऑल्टरेशन में कोई स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं लगे। अब यही चीज उन्होंने ऐसा बिछा बिछा के बोला जो आपको खुद ही पढ़ना है। क्या लिखा है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होल्ड करो, मीटिंग उसमें बातें डिस्कस करो, है ना। फिर क्या बोला, जनरल मीटिंग, वही लंबी चौड़ी बातें। फिर मेक नेसेसरी अमेंडमेंट, जो भी आपको करना है इन ऑल दी कॉपीज, जितनी कॉपी थे उन सब में आपका क्या होना चाहिए, एडिट हो जाना चाहिए। फिर कंपनीज एक्ट ने जो भी बोला, ठीक है। अब बीच में ये लोग पता नहीं मेमोरेंडम को लेके आते हैं। मुझे बताओ क्या मेमोरेंडम भी बदलेगा अगर आर्टिकल बदल रहा है, अगर मैं एक ABC लिमिटेड कंपनी थी तो मेरे मेमोरेंडम में नाम लिखा था, यस और नो। मेरे मेमोरेंडम में नाम क्या लिखा था, कंपनी का नाम ABC लिमिटेड, और मेरे कंपनी के आर्टिकल में वो तीन रिस्ट्रिक्शन, कौन सी तीन रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्रोहिबिशन नहीं था। अब मैंने क्या किया, अपने आप को क्या किया, प्राइवेट कंपनी, क्या मेमोरेंडम बदला, बदला ना। हम्म। अब आर्टिकल में ये तीन रिस्ट्रिक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछू, अगर मेरा आर्टिकल बदला, इससे क्या मेमोरेंडम में भी इफेक्ट होता है, हाँ। अगर मैं पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक होती तो इफेक्ट आता है, तो अदरवाइज आता नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मेमोरेंडम भी बदला ना, मेमोरेंडम में नाम लिखा है और आर्टिकल में जो भी काम है उसकी प्रोसेस लिखी है, तो नाम बदलने के चक्कर में ये मेमोरेंडम भी आएगा। तो यही सारी बातें यहाँ पे करें, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, लगेगी कि नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ऊपर ही पढ़ लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग, ये पूरा रीडिंग में है बच्चों, ये पूरा रीड करोगे, ये पूरा का पूरा रीड करोगे, और ऐसा कुछ भी जो नहीं समझ में आया मुझसे पूछोगे, ठीक है, ये रीडिंग में जाएगा। अब आओ नेक्स्ट हेडिंग, क्या लिखा है हेडिंग बस बताओ। अगर आपका आर्टिकल ऑल्टर होता है तो उससे होने वाले इफेक्ट, पहला आर्टिकल ऑल्टर हो गया, कंपनी और मेंबर नए आर्टिकल के लिए बाइंड हो जाएंगे, मतलब अब उनको नया आर्टिकल फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर पावर टू ऑल्टर द आर्टिकल, दे बाइंड मेंबर। देयर इज अ क्लियर पावर, आर्टिकल को ऑल्टर करने की क्लियर पावर है, पढ़ा था हमने। अगर आप खुद से भी छोड़ने का सोचोगे, नहीं नहीं हमें आर्टिकल कब नहीं बदलेंगे, तो कहेंगे नहीं नहीं भैया ये पावर है, जब चाहे बदल सकते हो, भले तुम खुद से ही क्यों ना लिख लो। दे बाइंड मेंबर जस्ट सेम वे एज डिड द ओरिजिनल, ओरिजिनल आर्टिकल भी आपको बाइंड करता था, ऐसे ही ऑल्टरेशन वाला भी आपको बाइंड करेगा। ऑल्टरेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन प्रोसीजर ऑफ द कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम इज फॉलो। आपका आर्टिकल सही जो तुमने ऑल्टर किया है वो तभी वैलिड माना जाएगा जब आप किन बातों को फॉलो करोगे, कंपनीज एक्ट की प्रोसीजर और मेमोरेंडम फॉलो करोगे, तो अदरवाइज नहीं। देन चेंजेस सारे आर्टिकल की कॉपीज में कर लेना, मैंने 100 कॉपी आर्टिकल के रखी थी, उन सब में चेंजेस हो जाने चाहिए। अगर चेंजेस नहीं किए तो क्या होगा, फाइन।
₹1000 पर कॉपी, कंपनी एंड ऑफिसर दोनों को। डन। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, स्पेसिमेन चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। किसका सेकंड पॉइंट? चलो, पहला वाला समझ में आया। पहला बोलता है जो आर्टिकल बदल गया है वो कंपनी और मेंबर को बाइंड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने साइन कर रखा है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने सेम बातें बोली, क्लियर पावर तो है, आर्टिकल को तो बदल सकते हैं हम, ऐसा तो नहीं है, कंपनीज एक्ट बोलता है बदल सकते हैं, तो क्योंकि आर्टिकल को हम बदल सकते हैं तो मेंबर बाइंड होगा। मतलब पहला दूसरा एक ही बात कर रहा है, अलग अलग तरीके से। पहला पॉइंट जो बोल रहा है वही दूसरा पॉइंट बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कंपनी और मेंबर दोनों में बाइंड होता है, मतलब मेंबर भी बाउंड है और कंपनी भी बाउंड है। ठीक है, तो यहां पर बस वो ये कह रहे हैं कि जैसा तुम ओरिजिनल को ट्रीटमेंट दे रहे थे ना, ऐसे ही आपको ट्रीटमेंट किसको देना है? ऑल्टर को। बस वो यही कह रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, स्पेसमैन चैप्टर के एंड में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेटरी। देखो इसमें क्या क्या फॉर्मेट आप सीखने वाले हो। फॉर्मेट आप सीखोगे, पहला क्या बनाना? रेजोल्यूशन बनाना सिखाऊंगी, अभी नहीं। दूसरा क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगी। तीसरा क्या बनाऊंगी? नोटिस। चैप्टर जब खत्म होगा तो ये तीन चीजें बनाना हम सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। कंसेप्ट समझो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और मेरी पार्टनरशिप फर्म है, समझना, एग्जाम्पल समझना। ठीक है, पार्टनरशिप मैं सोलू पहले। ठीक है, मैं सोलू, मैं अकेले पढ़ा रही हूँ, मैं सीएस के बच्चों को अकेले पढ़ाती हूँ। धीरे धीरे रॉकी सर मेरे से जुड़ते, अभिषेक सर जुड़ते, तो अब सोल से मैं कहाँ कन्वर्ट हो गई? पार्टनरशिप फर्म। कंसेप्ट समझो, पहले मैं अपना बिजनेस कैसे कर रही थी? सोल। अब मैं अपना बिजनेस कैसे कर रही हूँ? पार्टनरशिप फर्म। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं पढ़ाते पढ़ाते अपना बिजनेस बदल रही हूँ कि पढ़ाना छोड़ के बिजनेस ही बदल रही हूँ? सुबह शाम रात क्या कर रही हूँ? अपने बिजनेस को कन्वर्ट करने में लगी। पढ़ाना थोड़ा छोड़ दिया, पढ़ा तो रही हूँ मैं। तो एज अ सोल में पढ़ा रही थी, फर्म में कन्वर्ट होगी, पढ़ा ही रही हूँ। आज मैं कंपनी में कन्वर्ट होगी, पढ़ा ही रही हूँ। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर समझो, तुम लोगों ने एडमिशन कब लिया? जब मेरी फर्म क्या हो रही थी? कंपनी में, कंपनी का रूप ले रही थी। मैंने तुम्हें पढ़ाना चालू कर दिया था। ठीक है, कंपनी तो बनती रहेगी। कंपनी बनती है अगस्त में। कंपनी बनती है कब? अगस्त में। तुमने ज्वाइन कब कर दिया भैया? जून जुलाई में। तुमने ज्वाइनिंग कब कर दी? जून जुलाई में, समझना। तो जब तक कंपनी नहीं बनी, जब तक कंपनी नहीं बनी उससे पहले जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उससे पहले जो भी आप काम कर रहे हो, और उस काम और उस बिजनेस से रिलेटेड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कंपनी नहीं बनने से पहले जब भी आप कोई काम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट हेडिंग दिया है, लेकिन यहां हम जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों प्री बोला, जरा मुझे बताओ। क्योंकि अभी आपकी कंपनी बनी नहीं है। जब कंपनी बन जाएगी, जब कंपनी बन जाएगी तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और क्या पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या? पक्का समझ पा रहे हो? आ जाओ, पहले कंसेप्ट समझेंगे शॉर्ट में, फिर आपकी बुक की लैंग्वेज। हेडिंग क्या लिखा है? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। आ जाओ। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कौन करता है? प्रमोटर्स। क्योंकि मेरी कंपनी अभी नहीं बनी है, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ? आईटीएस कंपनी तो नहीं बनी है, किसके साथ है? मेरे साथ हुआ है। प्रमोटर। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को बनाता है। मैं कंपनी बना रही हूं, मैं कंपनी बना रही हूं, तो क्योंकि मैं अभी कंपनी बना रही हूं, उससे पहले के जितने भी तुम्हारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है उन्हें हम बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रमोटर बनाता है। समझ में आ रहा है? कंटिन्यू। ऑन बिहाफ ऑफ, लैंग्वेज क्या लिखी है? क्या लिखी है? प्रपोज्ड कंपनी। क्या कंपनी लिखा? जब कंपनी बनी ही नहीं, हम कंपनी कैसे लिखे? जब कंपनी बनने वाली होती है तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? प्रपोज कंपनी। कहीं भी प्रपोज कंपनी आएगा तो समझ जाना वो क्या बोलने वाले? इनकॉर्पोरेट। मैंने बोला प्रपोज डायरेक्टर मतलब बनने वाले, है ना? तो प्रपोज हस्बैंड मतलब, है ना?
उसको फियोंसे हम बोल देते हैं, लेकिन अभी इस लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रपोज हैज बीन मतलब होने वाला। तो कुल मिला के प्रपोज का मतलब समझ में आ रहा है क्या, प्रपोज किया है अभी, अभी देखो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता कौन है, प्रमोटर। लेकिन जो ये प्रमोटर है किस बिहाफ में करता है, कंपनी के बिहाफ में नहीं कर रहा है, किसके बिहाफ में कर रहा है, प्रपोज कंपनी के बिहाफ में। हो सकता है कंपनी बन जाए, हो सकता है कंपनी ना बने, ठीक है। और क्योंकि कंपनी बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तब तक हमारे काम तो चले। बिफोर द इनकॉर्पोरेशन कब ये हो रहा है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले। फॉर एक्वायरिंग, मान लो मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी थी ताकि मैं यहाँ पे क्लासेस पढ़ा सकूं। तो कंपनी बनाने का प्रोसेस चलता रहेगा, मैंने पहले ये बिल्डिंग खरीद ली। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कौन करता है, प्रमोटर करता है। किसके बिहाफ में करता है, प्रपोज कंपनी के बिहाफ में करता है। कब करता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले करता है। क्यों करता है, ताकि वो कुछ प्रॉपर्टी को खरीद सके फॉर द कंपनी, फॉर द प्रपोज कंपनी के यूज। समझ में आ रहा है क्या, अगर मैं पूछूं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या, कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, जितने भी ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, शॉर्टकट में इसको मैं पीआईसी बोलूंगी, जितने भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बाइंड करेंगे इफ इट इज मेड बिफोर दी इनकॉर्पोरेशन। मान लो कंपनी बन गई, मुझे मेरा आईटेक्स कंपनी के नाम से ये कंपनी मिल गई है, बन गई मेरी कंपनी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक प्रमोटर के साथ थे वो कौन अडॉप्ट कर लेगा, कौन अडॉप्ट कर लेगा, कंपनी। मतलब कि अब आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट अब किसके साथ हो गया, कंपनी के साथ। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। क्योंकि कंपनी नहीं बनी थी तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ था, लेकिन मेरे पीछे कौन था, प्रपोज कंपनी थी। जब बन जाएगी तो कंपनी उसके लिए लाइबल हो जाएगी। आज कंपनी बन गई है, आज कंपनी बन गई है, तो अब क्योंकि ये प्री है, प्री कॉन्ट्रैक्ट है, और ये क्या है, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस प्री कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलेंगे, पोस्ट किसे बोलेंगे, जो अब बाद में होंगे, लेकिन इस प्री कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इस प्री कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया जाएगा, अडॉप्ट। कौन अडॉप्ट करेगा, कंपनी। जिस दिन ये कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी, क्या ये बात समझ में आई, आईटीएस कंपनी बन गई है, अब वो एज इट इज को क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। यहां तक चीज समझ में आ रही है, रीड करिए एक बार। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो जाएंगे इफ बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑन द कंपनीज बिहाफ अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव। आपने कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा था कंपनी ये वाला काम करेगी, मैंने आईटेक्स के मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा बताओ, कि कंपनी पढ़ाने का काम करे, जो मैं काम करती हूँ वही लिखूंगी ना। और क्या लिखा है, जैसे ही कंपनी बनेगी कंपनी इसे क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। एंड दिस एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड टू ऑल दी, और बाकी सारी पार्टीज को बता दिया जाएगा, तुम सबको बता दिया जाएगा भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे एक्सेप्टेंस में क्या लिखा है, अब समझो थोड़ा सा। लॉ की लैंग्वेज कहीं कहीं लिखा रहता है शेल और कहीं कहीं लिखा होता है मे। जरा मुझे इन दोनों वर्ड का मतलब बताओ। शेल मतलब क्या, करना ही पड़ेगा। अभी जब मैं तुम्हें लॉ की लैंग्वेज पढ़ाऊंगी तो कंपनी को लेकर क्या लिखा है, वो एक्सेप्ट कर सकती है, मे टर्म यूज किया है, दैट मीन्स क्या है, ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, अंकुर और भूमिका, ये दो हमारे प्रमोटर, ये दोनों के दोनों मेरे क्या है, प्रमोटर, मेरे नहीं, दोनों आपस में बिजनेस चालू करें, ठीक है। इन दोनों ने ये बिल्डिंग खरीदी, इस बिल्डिंग में पढ़ाने का डिसाइड किया, ठीक है। अब कंपनी बन जाती है, क्योंकि ये प्रमोटर है तो इस कंपनी के डायरेक्टर कौन होंगे, दोनों, भूमिका और अंकुर। इस कंपनी के शोल्डर कौन है, यही दोनों। अब कंपनी बन गई, कंपनी बन गई ना, कंपनी की मीटिंग होगी। अब मुझे बताओ मीटिंग में डिसीजन कौन ले रहा है, अंकुर और भूमिका। तो मुझे बताओ जो अभी तक इन्होंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे उन्हें ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्होंने ही चालू किया ना बिजनेस। तो मीटिंग, कंपनी जब बन जाएगी मीटिंग होगी तो ये लोग हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, इन दोनों का बस मुझे बताओ, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो हाँ ही बोलेंगे ना, ये क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। मान लो अंकुर और भूमिका ने क्या किया, इतने सारे लोगों को कंपनी बनाते वक्त इकट्ठा कर लिया, तुम लोग कंपनी के सब्सक्राइबर बन गए, तुम लोग कंपनी के क्या बन गए, सब्सक्राइबर बन गए, ठीक है। तुम लोग डायरेक्टर बन गए, अब मीटिंग होती है। तो बात जब अंकुर और भूमिका की थी तो इन्होंने क्या बोला था, जितने भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट हुए उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज तो में लिखा है, कंपनी चाहो तो एक्सेप्ट करे चाहे तो रिजेक्ट करे। अंकुर भूमिका जब अकेले थे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, सिचुएशन चेंज, कंपनी में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और ये सारे लोग क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मे ऑप्शन है, मतलब ये चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। क्यों रिजेक्ट कर रहे होंगे, कोई क्या पर्सनल बदला लेना है क्या तुम्हें, भाई तुमको लग रहा है कंपनी के लिए ठीक नहीं है, कंपनी के धंधे के लिए, बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, दैट मीन्स कंपनी बाउंड नहीं है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्रमोटर करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी। कब करता है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन। क्यों करता है, कंपनी के फायदे के लिए। लेकिन कंपनी बनने के बाद अगर कंपनी को फायदा नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो वो हाँ बोले, अगर नहीं दिख रहा है तो वो ना बोल दे। अब क्या होगा, जो इन लोगों ने कर दिया, ये लोग पर्सनली लायबल हो जाएंगे। या फिर इन्होंने ये बात साफ साफ जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करी थी उसे बता के रखी थी कि भाई हम कंपनी बना रहे हैं, बात पहले इन्होंने क्लियर कर रखी, तो इन पे भी बात नहीं आएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है। तो ये में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। संस्कृति क्या क्वेश्चन पूछ रही थी बेटा, यही वाला। चलो, तो कुल मिलाकर व्हेन कंपनी अडॉप्ट, अगर कंपनी ने क्या किया, अडॉप्ट कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को बोला कि हाँ कंपनी बन जाएगी तो हम इसे अडॉप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आगे के काम कौन कंटिन्यू करेगा, कंपनी। बिकम बाइंड, अब कंपनी बाइंड हो गई है, अब एक बार हाँ बोल दिया, अब कंपनी पीछे नहीं हट सकती। प्रमोटर नॉट यहाँ पे पर्सनली लाइबल, क्यों, क्योंकि कंपनी ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। अब सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो गए किसके साथ हो गए, कंपनी के साथ। नेक्स्ट, कंपनी ने क्या किया सॉरी, कंपनी ने क्या किया, नहीं किया अडॉप्ट। चलो पहली सिचुएशन, अगर एनफोर्स नहीं किया, कैन नॉट बी, नहीं अडॉप्ट किया तो वो एनफोर्स नहीं करी, मतलब आगे कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब तुम जो पढ़ रहे हो किसके बैनर में पढ़ रहे हो, प्रमोटर के बैनर में पढ़ रहे हो, प्रमोटर इज लायबल। तुम आईटेक्स कंपनी के अंदर नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आईटेक्स कंपनी ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कंपनी को ये बाइंड भी नहीं करता है। बाइंड कब हो जाएगा वो, जब वो हाँ बोलेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट टेल दैट कंपनी विल बी बाउंड, सॉरी, प्रमोटर बहुत चालाक था, प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया नहीं नहीं कंपनी बाइंड हो गई। प्रमोटर अगर अपने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में लिख भी देता है कि कंपनी बाइंड होगी तो भी इससे फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो रिजेक्ट करे। ठीक है, इनके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, विल नॉट। प्रमोटर यहां पे क्या हो जाएगा, पर्सनली लायबल। एग्जाम्पल देके समझेंगे। प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ, लेसर। क्या लेसर और लेसी समझते हैं, लीज समझते, व्हाट डू यू मीन बाय लीज, गिरवी रखना, सिंपल भाषा समझो। अब रेंट पे देना, तुमने सुना गवर्नमेंट ने लीज पे लिया है, गवर्नमेंट से लीज पे लिया है, मतलब वो क्या ना, कॉमर्स वाले बच्चों तो लीज टर्म पता है लेकिन उसका सिंपल मीनिंग नहीं पता है अपन को, मतलब रेंट पे। ठीक है, किराए से, लीज मतलब क्या होता है, किराए से। कंपनी ने इस बिल्डिंग को किराए से लिया, कंपनी ने नहीं, मैं प्रमोटर, इस बिल्डिंग को क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कंपनी बनानी हो, मैं यहीं पे पढ़ाऊंगी बच्चों को, तो प्रमोटर ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, किराया, जिसने किराए से दिया बिल्डिंग, ठीक है, मालिक को क्या बोला है, लेसर, मालिक को क्या बोला है, लेसर, ओनर है, ये ओनर है। ठीक है, और हम किराएदार हो गए। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, प्रमोटर और लेसर, मालिक के बीच में हुआ है कि भैया हमें लीज पे दे दो ये बिल्डिंग। ठीक, चलो, लेसी कौन है यहां पर, लेसी कौन है, लेसी कौन है, प्रपोज। प्रमोटर जो भी कॉन्ट्रैक्ट करो ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, मेरा तो नाम यूज हो रहा है लेकिन मेरे पीछे कौन है, प्रपोज कंपनी, और मैं उसको भरोसा दिला रही हूं, मत टेंशन ले, कंपनी से अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है, अगर कंपनी अडॉप्ट करता है तो पार्टी के साथ वो बाउंड है, कंपनी अगर अडॉप्ट नहीं करता है तो प्रमोटर पर्सनली लायबल है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, पक्का। तो यही कंसेप्ट जो तुमने पढ़ा, फटाफट सबसे पहले क्या समझा, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कंसेप्ट पहले बताओ। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर बनाता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फॉर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, क्योंकि भैया काम आगे बढ़ाना है। ठीक है, लेकिन हमारे प्रमोटर के पास दो ऑप्शन, यहां करना है, ये लेना है, प्रमोटर के पास दो ऑप्शन, या तो एडॉप्ट करे, सॉरी, कंपनी के पास आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दो ऑप्शन, या तो एडॉप्ट या फिर नॉट एडॉप्ट। एडॉप्ट करने में तीन सिचुएशन, नहीं एडॉप्ट करने में तीन सिचुएशन। क्या एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट समझ में आया। अब आप अपनी बुक की लैंग्वेज पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, आओ बुक की लैंग्वेज फटाफट। सबसे पहले उन्होंने बोला कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या इस बात को एक्सेप्ट करते हो,
जनरल बात है ना आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन जब कंपनी बनी ही नहीं तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी? बात समझ में आ रही है? तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट ओनली थ्रू इट्स एजेंट, वो अपने एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हो जाएगा कंपनी में। वेरियस टाइप ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, इन्होंने कहा लेकिन कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन बनते, तो जितने भी एग्जांपल लीज अग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, फाउंडर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, ये सब कंपनी के नाम पे नहीं होंगे। उसका एजेंट उनका प्रमोटर है, उनका एजेंट क्या, उनका प्रमोटर। दो सिचुएशन उन्होंने कहा आपको समझाएंगे, बिफोर इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। बिफोर इनकॉर्पोरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंपनी के पास ऑप्शन होता है। अब इन्होंने कहा प्री इनकॉर्पोरेशन समझते हैं, आओ शॉर्ट में प्री इनकॉर्पोरेशन समझ में आ गया, लैंग्वेज रीड कर रहे। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल नेम, लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रोसेस होती है जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो पहले नाम के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक सुटेबल नेम नहीं है, या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, प्रमोटर एंड अदर रीजन, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में टेक टाइम। आपको अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं, क्योंकि कंपनी बनने में टाइम लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम अपने काम को, अपने बिजनेस को उसके लिए रोक नहीं सकते, तो मीनवाइल प्रमोटर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ द, क्या लैंग्वेज लिखी है बताओ, प्रपोज कंपनी, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल दे दे के बता रहे हैं, जैसे कि जमीन खरीदनी है, मशीन को ऑर्डर देना है, कुछ लोगों को एम्प्लॉय शिप में लेकर आना है ताकि भाई काम तो चालू हो जाए, इन्वेस्टमेंट, टाइप, ऑल्सो इनकट, बहुत सारे खर्चे भी, तो ये सारे काम हमें करने पड़ते जब तक कंपनी बन रही है, और बाद में जाकर ये क्या बोल दिया है, इसे रेटिफाई कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कर देगी, ठीक है। आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द डायरेक्टर टू पे द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि डायरेक्टर ने इतना खर्चा उठाया है तो कंपनी प्लीज इसे क्या कर देना, एक्सपेंस को रिपे कर देना। डायरेक्टर नॉट हैव इम्प्लाइड, मतलब इन्होंने कहा डायरेक्ट पावर है, कोई इनडायरेक्ट पावर नहीं है, मतलब कि खर्चे तो आप प्लीज उसको उसके दे देना क्योंकि डायरेक्टर ने सारे खर्चे किए या फिर प्रमोटर ने। नीचे यही हेडिंग उन्होंने और अच्छे से समझाई है, प्रमोटर की लाइबिलिटी। प्रमोटर एक्ट एज अ कंपनीज एजेंट, प्रमोटर कंपनी का एजेंट है, रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज नॉट एग्जिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, प्रपोज है, तो एंटर इनटू बाय द कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंड नहीं है कंपनी में और थर्ड पार्टी में भी। कंसेप्ट क्लियर है? शॉर्ट में अच्छे से हम स्मूथ फॉर्म में पढ़ चुके हैं, बस लैंग्वेज अब हम थोड़ी दूसरे तरीके से सेम पढ़ रहे हैं। सेम बातें फिर से बताई। इफ प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करता है बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी क्या लिखा है, लिखा है मे एडॉप्ट, मे एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे तो वो एडॉप्ट करे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर एडॉप्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं तो साफ इन्होंने लिखा है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन द टर्म्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन अदर पार्टी ऑल्सो एनफोर्स, तो कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू कंपनी करेगी, एनफोर्स करेगी। प्री इनकॉर्पोरेशन लेकिन बाइंड बिल्कुल नहीं करता है, कंपनी को जबरदस्ती सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने ही है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि उनको नहीं लग रहा है फायदे में। दो लोग थे तो वो तो हाँ ही बोलेंगे क्योंकि कुछ है नहीं, लेकिन जब इतने सारे लोग हैं तो वो फायदा नुकसान थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, वोटिंग होगी प्रॉपर, और वोटिंग से अगर वो डिसएग्री करते तो कुछ नहीं हो सकता। अब प्रमोटर उसके लिए लाइबल ही रहेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ क्या पावर देता है, मे ऑप्शन देता है। Board resolution acceptance of the contract mean ratification. Board resolution pass the adoption of pre-incorporation. On passing resolution, जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हाँ बोल दिया तो अब क्या हो जाएगा, कंपनी में बाइंड। बातें समझ में आ रही है? बोलो। हाँ, इसे थर्ड पार्टी सोच समझ के कॉन्ट्रैक्ट करे। थर्ड पार्टी क्या बोल देगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने कहा देखो यार कंपनी तो बनी नहीं है, लेकिन कंपनी हाँ बोल दी, आप मत टेंशन चलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम ही लोग हैं, तो वो इस भरोसे में कर रहा है, ये भरोसा टूट भी सकता है, लेकिन भरोसा टूटा तो मैं पर्सनली लाइबल मैं तो रहूंगी ना, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साथ हो गया ना, तो मैं पर्सनली लाइबल हो जाऊंगी, उसको उसका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया? चलो केसेस है कितने, 1 2 3 4, कितने केसेस दिख रहे, 4 केसेस दिख रहे। चलो अभी मैं रुक जाती हूँ, केसेस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? फटाफट हेडिंग हेडिंग है, क्या क्या पढ़ा? पहला ऑल्टरेशन समझ में आया, दूसरा लिमिटेशन है, भैया आर्टिकल में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, देन हेडिंग प्रोसीजर पढ़ी, देन उसके बाद तो स्किप था। नेक्स्ट क्या पढ़ा अभी हमने, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती हूँ,
प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? पक्का? चलो आज की सभा यहीं समाप्त करें। वापस वापस वापस, ये भी पढ़ लिया था हमने। हमने प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, प्रमोटर्स की लाइबिलिटी पढ़ लिया है। एक बार शॉर्ट में प्रमोटर की लाइबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में फटाफट सब हेडिंग देखेंगे। हेडिंग में क्या लिखा है बताओ? हेडिंग पहले, लाइबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज क्यों बोल रहे हैं, इसका लॉजिक समझ में आया? कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, ठीक है। इन रिलेशन, विज मतलब होता है इन रिलेशन विद द थर्ड पार्टी। प्रपोज कंपनी की जो लाइबिलिटी है, अगर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी किसकी लाइबिलिटी बनती है? प्रमोटर की बनती है। पीआईसी का फुल फॉर्म क्या बताया था? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियली वॉइड बिकॉज द कंपनी इज नॉट येट लीगल एंटिटी। भाई जो कंपनी अभी तक बनी ही नहीं है, उस कंपनी के नाम पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इनिशियली वॉइड है। इनिशियली वॉइड है, अगर वो ये बोला इनिशियली वॉइड है, इसका मतलब क्या आगे चल के क्या हो जाएगा? वैलिड। कब ये वैलिड होगा? जब कंपनी अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। कंपनी कैन नॉट बाउंड, लेकिन हाँ कंपनी बिल्कुल भी बाउंड नहीं है बाय कॉन्ट्रैक्ट बिफोर दी इनकॉर्पोरेशन। कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय, अगर कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो वो एनफोर्स कराएगी, अदरवाइज नहीं कराएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान लो रिजेक्ट कर लिया तो प्रमोटर क्या हो जाएगा? पर्सनली लायबल इफ कंपनी डज नॉट अडॉप्ट दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यही चीज हमने आपकी बुक की लैंग्वेज से भी पढ़ लिया था। मे वाला ऑप्शन क्या ये समझ में आया? उसको एक्चुअल में हाईलाइट करना कुछ। अच्छा, वॉइडेबल क्या होता था, कोई बता सकता है? ठीक है, अब हम ये मान रहे प्रमोटर एक्सेप्ट करेगा तो वैलिड, एक्सेप्ट नहीं किया तो वॉइडेबल ही है। एक तरीके से वॉइडेबल ही कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अग्रीव्ड नहीं बोल सकते हम, है ना, इसलिए वो वॉइडेबल वाले कॉन्ट्रैक्ट वाले उन्होंने टर्म्स यूज नहीं किए, ठीक। चलिए, अब ये केसेस पढ़ने थे अपन को। कितने केसेस दे रखे? 1 2 3 4। चलो एक एक केसेस कर कर कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहला जो केस है ये बोलता है, इसमें इशू क्या है? इशू क्या है मतलब मैटर क्या है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मैटर क्या है बताओ, है ना, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा है। लेकिन केस में क्या मैटर था, हम इसके लिए इशू करते हैं, ठीक है। तो इशू क्या है कोर्ट के हिसाब से? कैन कंपनी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन? आपसे पूछ रहा हूं, क्या कंपनी बाउंड है? क्या कंपनी बाउंड है? डिपेंड करता है। कंपनी ने अगर एडॉप्ट कर दिया तो कंपनी बाउंड है, कंपनी ने अगर एडॉप्ट नहीं किया तो कंपनी बाउंड नहीं है। चलो जजमेंट आया, कंपनी के पास मे वाला ऑप्शन है। नो बिकॉज द कंपनी डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या उस दिन कंपनी बन चुकी थी? नहीं, जब उस टाइम पे कंपनी नहीं बनी थी तो कंपनी को हम कंपलसरी बाउंड नहीं करेंगे। कंपनी की मर्जी है, अगर उसे फायदा लगेगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज नहीं। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन इज नॉट वैलिड अगेंस्ट द कंपनी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बनने से पहले वह हमारी नजर में वैलिड नहीं है। तो सीधी बात ये है, नो लीगल एग्जिस्टेंस, नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आया? तो इस केस का कंक्लूजन यही है, क्योंकि लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है इस कारण से लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। क्लियर है? दूसरा केस बोलता है, एग्जाम्पल देके समझो, ए बी सी तीन प्रमोटर। कितने प्रमोटर? तीन प्रमोटर। प्रमोटर साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ गुड्स, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? बिफोर द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। फैक्ट्स बता रहे, इस गिवन केस में क्या हुआ थे? तीन प्रमोटर, जैसे मैं, रॉकेश, अभिषेक सर, हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कब किया? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, आईटेक्स कंपनी बनी ही नहीं। लेटर द कंपनी क्या हुआ? कोलैप्स, मतलब कंपनी बंद ही हो गई, बर्बाद ही हो गई, विदाउट पेइंग फॉर द गुड्स, ठीक है। जजमेंट आया, एबीसी क्या हो जाएगा? कंपनी बनी नहीं पाई, बनी तो बर्बादी हो गई, चालू होते ही खत्म हो गई। कंपनी ने तो एडॉप्ट ही नहीं किया, अगर कंपनी ने एडॉप्ट ही नहीं किया दैट मींस कौन लाइबल हो जाएगा? ये एबीसी तीनों प्रमोटर पर्सनली लाइबल। हमने जो ये समय दिया ये कंपनी को बनाने के लिए दिया, कंपनी नहीं बनती है, बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो लाइबल हमेशा प्रमोटर डायरेक्टली हो ही जाएंगे। नो कंपनी, नो कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, नो रेटिफिकेशन अलाउड अनलेस द अदर पार्टी, ठीक है। जो भी इस केस में कैलेंड था वो अग्री भी नहीं कर रहा था, तो सीधे से प्रमोटर ही लाइबल हो गए। कंसेप्ट एकदम सेम है, कंपनी की मर्जी, कंपनी की मर्जी नहीं है तो प्रमोटर पर्सनली लाइबल होंगे, दैट्स इट। एक और केस, कंक्लूजन ये, प्रमोटर पर्सनली लाइबल फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन। एक और केस,
कंपनी कैन नॉट एक्वायर शेयर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। समझो अब थोड़ा सा, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, ये शेयर कहां से फिर आ गए? आज अगर आईटेक्स कंपनी नहीं बनी है, 2 महीने बाद बनने का प्लान है, हमने आपस में रॉकेट सर, मैं अभिषेक सर बोलते भाई तुम्हारा ये शेयर है, अपना ये शेयर है, तो क्या ये शेयर वैलिड है क्या? ये शेयर जो हम इशू करें वैलिड है क्या? शेयर का एग्जिस्टेंस ही कब आएगा? जब कंपनी है। जब कंपनी नहीं है, नो शेयर बिफोर द बर्थ। भाई कंपनी का जब जन्म ही नहीं हुआ तो शेयर कहां से आ गया? बिकॉज इट इज नॉट लीगल पर्सन येट, एनी शेयर ट्रांसफर इन इट्स नेम कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। कंपनी नहीं बनी तो अगर उससे पहले भी अगर आप कोई शेयर इशू करते हैं तो वो हमारी नजर में कुछ भी नहीं है। हमारी नजर में कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है भाई, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि कंपनी बन जाएगी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वो हमारी नजर में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ इतनी खतरनाक पावर देता है। मिलकर डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, फायदा है एडॉप्ट, नहीं फायदा है रिजेक्ट। प्रमोटर जाओ अब तुम देखो अपना काम। ठीक है, तो भाई गलती क्या कर दी प्रमोटर ने, जरा सोचो। गलत डायरेक्टर्स को बैठा दिया जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे। बात समझ में आ रही है? लास्ट केस, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। मैंने इस बिल्डिंग को खरीदा ताकि मैं आपको पढ़ा सकूं, डन? ठीक, समझना मेरी बात को। कंपनी इनकॉर्पोरेट बाद में हुई, पहले मैंने बिल्डिंग खरीदा, और कंपनी जैसी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो कंपनी बोलती कि इस बिल्डिंग में हम एक कंस्ट्रक्शन करवाते, ऊपर वाला एक फ्लोर तैयार करवाते। मैंने कहा ठीक है करवा दो। और फिर मीटिंग में क्या डिस्कशन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या बोलते हैं कि इस कंपनी, ये जो कंपनी है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब मुझे बताओ, जब आपको रिजेक्ट करना ही था तो आपने ऊपर वाला फ्लोर बनाया क्यों? ये हिंट है, ये सबूत है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और कंस्ट्रक्ट करने के बाद कह रहे हो कि नहीं हम इसे अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो भाई ये बिल्डिंग आपकी ही है। आपने उन पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो आपने कंस्ट्रक्शन किया। केस समझो अब। प्रमोटर परचेज अ प्रॉपर्टी इन देयर नेम ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। पहला फैक्ट समझ में आ रहा है। दूसरा, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने क्या कर दिया, इस बिल्डिंग का पोजेशन ले लिया और इसके ऊपर क्या किया, स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। ठीक है, बाद में वो मना कर रहे हैं, क्या अब वो मना कर सकते हैं? आप स्ट्रक्चर बिल्ड करते ही नहीं, सीधे से मना कर देते। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर करने के बाद क्या आप मना कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। इवन दो लीगल ट्रांसफर वॉज नॉट डन, अभी आपके प्रमोटर और कंपनी के बीच में अभी कोई लीगल ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपने अभी कुछ भी नहीं बोला, लेकिन प्रॉपर्टी बिलोंग टू कंपनी, कंपनी की ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का टाइटल ओवर दी प्रॉपर्टी। वो रीजन क्या है, जजमेंट दिया। जज ने क्या जजमेंट दिया, क्योंकि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया है, इस कारण से ये टाइटल आपका होता है। और अगर ये टाइटल होता है दैट मींस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम आपका कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट मान रहे हैं, एक्सेप्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस, इफ कंपनी स्टार्ट यूजिंग द प्रॉपर्टी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो टाइटल इज अज्यूम, हम मान लेंगे कि भैया आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया, भले आपने फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया, डायरेक्टली नहीं किया लेकिन इनडायरेक्ट। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इस केस की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो तो इस केस का नाम याद रख लो भाई। ठीक है, वेवर्स मिल्स लिमिटेड। कुल मिलाकर सबका कंक्लूजन क्या था, स्टार्टिंग के जितने भी केसेस पढ़े, सबका कंक्लूजन क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शनल है। आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, आप चाहो तो रिजेक्ट करो, कंपनी किसी भी तरीके से बाउंड नहीं है। बाउंड वो उस दिन होगी जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉर्मली एक्सेप्ट किया। लेकिन जो वेवर मिल्स का केस है, यहां पर क्या हुआ था, उन्होंने फॉर्मली तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इनफॉर्मली क्या कर दिया, बिल्डिंग का पोजीशन लेके उसमें कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। तो भले आपने फॉर्मली हाँ नहीं माना है, लेकिन तब भी हम मानेंगे कि कंपनी की ये प्रॉपर्टी है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वो एक्सेप्ट करे। कंसेप्ट क्लियर है? तो बच्चों जितने केसेस पढ़ोगे ना, उतनी केस स्टडीज का आंसर समझ पाओगे। तो इसीलिए केसेस पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी। एक ABC 3 प्रमोटर थे, ठीक है, कंपनी कोलैप्स हो गई, कंपनी खत्म हो गई, कंपनी का वाइंडिंग कब हो गया, अब बताओ कौन लायबल है? तो आप बता पाओगे ना कि प्रमोटर लायबल है। क्यों? क्योंकि किसी केस में पढ़ा था। जैसे कि इसी का एक केस बना दिया कि कंपनी ने एक पोजीशन ले लिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, बाद में उसने मना कर दिया। अब बीइंग अ CS आप सजेस्ट करो कि क्या होगा इनके साथ, तो आप बता पाओगे क्या? तो जितने केसेस पढ़ोगे दैट मींस आप उतने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हो। समझ में आया? कोई नहीं पूछने वाला कि भैया प्री इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग बताओ। क्या पूछा जाएगा?
इस केस में होगा क्या ये बताओ, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं क्या, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है, वो 11th 12th वाली क्लासेस हुआ करती थी, व्हाट डू मीन बाय दिस, व्हाट डू मीन बाय दिस, राइट अ शॉर्ट नोट, ठीक है। अब दुनिया बदल चुकी है, केसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन समझ में आ गया, केस, अब इस केस में प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट समझाओ, पूछा नहीं है, समझाओ कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले होते हैं, इस गिवन केस में प्री इनकॉर्पोरेशन वाला लीगल प्रोविजन है, तो हाँ आंसर क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा, डीम्ड मान लिया जाएगा, डन, कैसे समझ में आए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक क्या है, जरा हेडिंग पढ़ो, क्या है, रेटिफिकेशन मतलब अप्रूव्ड, है ना, अप्रूवल, प्री इनकॉर्पोरेशन, रेटिफाई मतलब ठीक कर देना, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं कैसे कंपनी रेटिफाई करती है, कैसे कंपनी एक्सेप्ट करती है, बोल सकती हूँ, आओ वन बाय वन पढ़ेंगे। एंश्योर द पावर टू एंटर अडॉप्ट द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन द ऑब्जेक्ट, कंपनी जब भी हाँ बोलेगी कि हाँ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में हमारी एक्सेप्टेंस है, तो वो पहली फुर्सत में सबसे पहला क्या देखेगी, बताओ क्या देखेगी, क्या ये कंपनी काम कर सकती है, हमारे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट में लिखा है। दूसरा पॉइंट, एंश्योर द मेन ऑब्जेक्ट या फिर उसके एंसिलरी, एंश्योर द आर्टिकल पावर टू डायरेक्टर टू एडॉप्ट द प्री इनकॉर्पोरेशन, क्या आर्टिकल में पावर है, आर्टिकल में लिखा है क्या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम एडॉप्ट कर सकते हैं, मेमोरेंडम चेक करें, आर्टिकल चेक करें, 2 पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, prepare statement of the pre-incorporation contract giving the amount each contract separately, प्रिपेयर करो जो स्टेटमेंट की प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो अमाउंट है इन्वॉल्व इन ईच कॉन्ट्रैक्ट सबको सेपरेटली देखे, तब जाके वो अपनी हामी भरे, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बस बिल्डिंग खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इस बिल्डिंग को खरीदा है या फिर लीज का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर तुम्हें पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट है, वॉट एवर कॉन्ट्रैक्ट, उन सब की बातें सबको सेपरेटली क्या क्या अमाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसी कंपनी बनेगी क्या करवाना है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, ये अप्रूवल दे कौन रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है, आप ही 3 सब्सक्राइबर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रमोटर, आप ही सब कुछ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का अच्छा भला सोच पाते हैं, मेंबर को तो पैसे बस लगाने हैं और रिटर्न चाहिए, तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा है कंपनी के लिए और कितना बुरा है, ये कौन डिसाइड करेगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी आफ्टर गिविंग द नोटिस, मीटिंग में सारे डायरेक्टर को नोटिस देके बुलाया जाएगा और प्लेस उनके सामने ये स्टेटमेंट रखा जाएगा कि बताइए हमें इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट, स्टेटमेंट कौन, इनिशियल बाय द चेयरमैन, समझो मीटिंग की पूरी प्रोसेस बता रहे, ठीक, तुम लोग सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तुम्हें कैसे बुलाया, नोटिस देके बुलाया, आगे तुम लोग सब, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और तुमसे बात करी, हमारी कंपनी जब नहीं बनी थी ना, तो हमने 4 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, वो 4 कॉन्ट्रैक्ट मैं रीड करके तुम्हें बता रही हूँ, ऐसा ऐसा हुआ था, चलो वोटिंग करते, कितने लोग हाँ बोले कितने लोग ना, तो यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं, ये बात कौन रखेगा, चेयरमैन रखेगा, कहाँ, बोर्ड मीटिंग में, फिर रेजोल्यूशन पास होगा और उससे डिसाइड होगा कि भैया आप हाँ बोल रहे, एडॉप्ट कर रहे हो या फिर नहीं, कंसेप्ट क्लियर। तो यहाँ फिर ये रेजोल्यूशंस बाद में, यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है ओवर, समझ में आया। तो अभी हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा प्री इनकॉर्पोरेशन का पढ़ा, फटाफट एक क्विक रिवीजन, सबसे पहले आर्टिकल को ऑल्टर करना, देन उसके बाद आर्टिकल में लिमिटेशंस हैं, देन प्रोसीजर, देन प्री इनकॉर्पोरेशन, बस इतने ही टॉपिक था, यहाँ ये चैप्टर होता है पूरे से ओवर। सारे बच्चे बुक बंद करें,